हेलो दोस्तों। जैसा कि हमने कल बताया था कि हम एक नया बैच लॉन्च करना चाहते हैं, अभिमन्यु बैच। इसमें से केमिस्ट्री का पहला चैप्टर था केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, मैं उसे पढ़ाना चाहूँगा। तो स्टार्ट करते हैं कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया और इक्वेशन, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही उठता है इस चैप्टर से कि केमिकल रिएक्शन है क्या और केमिकल इक्वेशन है क्या। तो केमिकल रिएक्शन क्या है कि ए प्लस बी, जैसे कि उदाहरण के लिए समझे ए प्लस बी इक्वल टू सी, अर्थात जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करके एक उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे कहते हैं केमिकल रिएक्शन, उसे कहते हैं केमिकल रिएक्शन। जैसे कि दो या दो से अधिक, ये हो गया प्रोडक्ट, ये हो गया रिएक्टेंट आपका, और ये क्या हो गया प्रोडक्ट आपका, अभिकारक उत्पाद। तो दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करके एक प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं उसे कहते हैं केमिकल रिएक्शन, और इस फॉर्म को लिखना ही क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन, अर्थात रासायनिक समीकरण। तो आपका ये क्वेश्चन हो गया कि केमिकल रिएक्शन क्या है और केमिकल इक्वेशन क्या है। ठीक है, अब जस्ट इसके आगे चलते हैं कि अभिकारक क्या है, रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है, अर्थात अभिकारक क्या है, उत्पाद क्या है। तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु परमाणु आयनों को क्या कहते हैं, रिएक्टेंट अर्थात अभिकारक। और जो उस क्रिया के दौरान बनने वाले पदार्थ अर्थात तत्व परमाणु अणु आयनों को प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए वही समझाता कि ए प्लस बी इज सी बने, जैसे कि ये क्या हुआ, ये हो गया अभिकारक आपका, और ये क्या होगा उत्पाद। तो बात समझ में आई कि दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं, इसे कहते हैं केमिकल रिएक्शन। और इस फॉर्म को क्या कहते हैं, इस पूरी फॉर्म को लिखना ही, अर्थात नोट कॉपी में लिखना ही, इस टाइप की समीकरण को लिखना ही क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। और अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, अभिकारक, और अभिक्रिया के दौरान बनने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, उत्पाद। अब हम इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स की होती है। तो आप तो सब देखेंगे कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो फर्स्ट केमिकल रिएक्शन का नाम है संयोजन अभिक्रिया, कंपोजिशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक एक उत्पाद का निर्माण करें उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। एग्जाम के थ्रू आप समझिए, जैसे कि ए प्लस बी आपस में क्रिया करके ए बी बना रहे हैं, अर्थात दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करें उसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। एग्जाम्पल देखें अपन, ये तो उसका फॉर्मल रूप हो गया, मतलब नॉर्मल वाला जनरल फॉर्मूला, ये हो गया आपका एग्जाम्पल। जैसे कि C प्लस O2 आपस में क्रिया करके क्या बनाएंगे, CO2, Mg प्लस O2 आपस में क्रिया करेंगे क्या बनेंगे, MgO। अब इसको बैलेंस कर लें अपन, तो इसमें ऑक्सीजन कितना है, 2 है, और यहाँ पर कितना है, 1 है। तो यहाँ पे दो लगाएंगे क्योंकि ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ Mg 2 हो गया तो यहाँ भी 2 लगाएंगे, तो बैलेंस की रिएक्शन क्या होगी, बैलेंस पूरी। तो जस्ट हम दूसरे रिएक्शन के आगे बढ़ना चाहेंगे। दूसरी अभिक्रिया का नाम है, दूसरी अभिक्रिया का नाम है वियोजन अभिक्रिया।
वियोजन अपक्रिया जस्ट संयोजन अपक्रिया का जस्ट रिवर्स है। रिवर्स कैसे है कि हम देख रहे थे कि दो या दो से अधिक संयोजन में क्या देख रहे थे कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। जस्ट इसका रिवर्स क्या हो गया कि एक अभिकारक मिलकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करे, इसे कहते हैं वियोजन अपक्रिया। आई बात समझ में? इसका जनरल फॉर्मूला हो गया ये। अब इसका एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं, जैसे कि अब हम देखेंगे क्या ले लें, जैसे ले लें BE नहीं, तो इसका उदाहरण देख रहे हैं जैसे कि 2AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। तो ये क्या करेगी कि एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद में क्या होगी, परिवर्तित होगी। तो क्या होगा 2Ag प्लस Br2। आई बात समझ में? वियोजन अपक्रिया में क्या है कि जब एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में चेंज हो जाए उसे कहते हैं वियोजन अपक्रिया। हम अब इसके बाद तीसरी अपक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तीसरी अपक्रिया का नाम है विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन अपक्रिया क्या है? विस्थापन अपक्रिया वह अपक्रिया है जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों के यौगिकों से उसको विस्थापित कर देती है और उसके स्थान पे स्वयं ले लेती है, स्वयं उसका स्थान ले लेती है, उसे कहते हैं विस्थापन अपक्रिया। इस अपक्रिया को समझने के लिए हमें एक चीज चार्ट देखनी पड़ेगी। वैसे आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन बता रहा हूँ कि आपको वो चीज देखनी है, सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी है KNA CA Mg और ZnAl और Zn FeHC। इस अपक्रिया को समझने से पहले हमें एक सक्रियता श्रेणी के बारे में समझना जरूरी है, क्योंकि वो अपक्रिया जस्ट इससे रिलेटेड है। तो मैं इसको उदाहरण से समझाना चाहूँगा, जैसे कि A प्लस BC अपक्रिया की इन्होंने, क्या हुआ कि AC प्लस B हो गया। इसमें क्या होगा कि जो हाईली एक्टिव परमाणु है जैसे कि A कंपेयर टू B, हाईली एक्टिव परमाणु कंपेयर टू B, तो ये क्या करेगा कि जो A है वो B को क्या करेगा, विस्थापित कर देगा और उसकी यौगिक के साथ स्वयं बॉन्ड बना लेगा। इसमें क्या हुआ कि A ने B को तो विस्थापित कर दिया और यहाँ पर C आ गया, मतलब ये B बाहर निकल गया और C अंदर आ गया। तो इसका उदाहरण देखिए तुमने CuSO4 प्लस Zn, तो ये क्या हो गया ZnSO4 प्लस Cu। तो हम देख रहे हैं कि जो कॉपर है, कॉपर सल्फेट है और Zn की आपस में क्रिया करवा रहे हैं। तो Zn ने कॉपर को तो विस्थापित कर दिया, देख रहे हो आप कि कॉपर तो खुद अलग हो गया, मतलब कॉपर को विस्थापित कर दिया और Zn ने उसकी यौगिक के साथ बॉन्ड बना लिया। और ये जस्ट इसके साथ हुआ है। इसमें क्या होता है कि जो मैं मेटल के थ्रू समझाऊंगा कि जो धातु होती है आपकी, ऊपर से नीचे जाने पर इनकी सक्रियता कैसी होती है, डिक्रीज होती है, अर्थात कम होती है। धातु की रिएक्टिविटी अर्थात क्रियाशीलता। अब जस्ट इसको पकड़ दो, यहाँ देख रहे हैं कि अपन यहाँ कॉपर एक ये धातु होगी और Zn एक ये धातु होगी। तो हम देख रहे हैं कि कॉपर यहाँ पे ये हो गया कॉपर आपका और ये हो गया Zn। तो मैंने कहा कि धातु है जो मेटल है, ऊपर से जब नीचे की ओर आती है तो क्रियाशीलता क्या होती है, घटती है। तो Zn की क्रियाशीलता अधिक है कंपेयर टू कॉपर। तो Zn क्या करेगा, Zn इसको विस्थापित कर देगा और स्वयं उस यौगिक की जो कॉपर सल्फेट जिस यौगिक के साथ मतलब जो आयन के साथ मतलब रिएक्शन किए था अर्थात बॉन्ड बनाया हुआ था, उसको तो विस्थापित कर देगा और स्वयं बॉन्ड बना लेगा, जो आपने देखा यहाँ पे। तो जैसे ये है। अब हम तीसरी अपक्रिया में देखना चाहेंगे।
देखते हैं दोस्तों कि अब चौथी अपक्रिया का नाम है द्वैविस्थापन अपक्रिया। द्वैविस्थापन अपक्रिया में क्या होता है कि जनरली क्या होता है कि दो विस्थापन होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है कि द्वैविस्थापन अर्थात दो चीजों का विस्थापन हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि ए और बी, आप देख रहे हैं कि ए ने बी को विस्थापित कर दिया और जो बी डी के साथ बॉन्ड बनाए हुए था वो स्वयं उसके साथ चला गया, और आप देख रहे हैं कि बी ने भी ए को विस्थापित कर दिया और स्वयं इसके साथ हो गया, जो सी के साथ ए बॉन्ड बनाए हुए था। तो ये आपके जस्ट इसका उदाहरण है, जैसे देख रहे हैं Na2SO4 प्लस BaCl2 में देख रहे हैं कि Na2 है जो इसके साथ रिएक्शन कर गया, मतलब इसको मतलब Ba को इसने क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया और स्वयं BaCl2 के साथ रिएक्शन कर ली, और बी ने क्या किया, Na2 को विस्थापित कर दिया और SO4 की मतलब साथ में आ गया। तो नाम से ही पता चल रहा है कि द्वैविस्थापन अपक्रिया क्या है कि दो चीजों का विस्थापन हो रहा है, और ये जस्ट इन चीजों के साथ हुआ है, ये मतलब इसके पीछे का कारण सिर्फ यही है चीजें। तो हम देखना चाहते हैं कि अब पांचवी अपक्रिया के बारे में कितनी बता दे तो ऑन करवा दे। देखते हैं बच्चों दूसरी मतलब अगली रिएक्शन, नेक्स्ट रिएक्शन है जो ई नंबर की रिएक्शन है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है कि ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है उसे कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन समझने के लिए सबसे पहले ये चीजें समझना पड़ेगी कि ऑक्सीकरण वास्तव में है क्या, अपचयन क्या है। तो ऑक्सीजन अपचयन समझने के लिए यहाँ देखिए हम, ऑक्सीकरण का मतलब है ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का ह्रास, मतलब हाइड्रोजन जिस रिएक्शन में हाइड्रोजन निकल रही हो और ऑक्सीजन जिस रिएक्शन में जुड़ रही हो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। हाँ, और दूसरे मतलब अलग अलग टाइप से इसको ऑक्सीकरण से दर्शित कर सकते हैं, जैसे इंक्रीज द ऑक्सीडेशन नंबर, अगर रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रही हो, और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, जब इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे तो जो एटम है उसके ऊपर उतना ही चार्ज क्या होगा, चढ़ेगा। और जैसे अब दूसरी तरीके से जैसे इसमें पता है कि अपचयन क्या है, तो अपचयन में क्या होता है, जस्ट इसका रिवर्स उल्टा, अर्थात अपचयन में ऑक्सीजन का क्या होता है, ऑक्सीजन निकलती है अर्थात ह्रास होता है और हाइड्रोजन क्या होती है, जुड़ती है। और इसमें इंक्रीज द ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन इंक्रीज करता है अर्थात बढ़ता है। तो इसमें जस्ट इसका रिवर्स क्या होता है, डिक्रीज द ऑक्सीडेशन नंबर। हम अभी ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे 2-3 मिनट, ये ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाली जाती है वगैरह वगैरह। और इसमें क्या होता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन का निकलना ही क्या कहता है, ऑक्सीकरण। और इसमें क्या कहते हैं, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अर्थात इलेक्ट्रॉन का ही जोड़ना क्या कहलाता है, अपचयन। तो इसका इन चीज़ों का जो मैंने 4 चीज़ें बताई हैं, यहाँ पर 4 चीज़ें बताई हैं, इसका जस्ट उदाहरण इसमें एग्जाम्पल दिए हैं कि देख रहे हैं कि ऑक्सीजन का योग, हम देख रहे हैं कि Mg और O2 आपस में क्रिया करके क्या कर रहे हैं, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसमें क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन के क्या हो रहा है, योग हो रहा है, कि जैसे Mg और O2, तो ये कौन सी अपक्रिया होगी, ऑक्सीकरण अपक्रिया। अब मैंने बताया कि हाइड्रोजन का निकलना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन कैसे, अब देख रहे हैं अपन कि H2S प्लस Cl2, तो इसमें क्या होगा कि H2 और S मतलब सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड Cl2 से क्रिया करके 2HCl प्लस सल्फर बना रहे। तो इसमें क्या कर रहा है कि सल्फर का क्या हो रहा है, अपचयन, ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण कैसे हो रहा है कि हाइड्रोजन जो इसमें जुड़ा था उसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है और निकल के क्या हो रहा है, Cl2 से आपस में क्रिया करके 2HCl बना रहा है। तो मैंने बताया कि हाइड्रोजन का निकलना ही क्या कह रहा था, ऑक्सीकरण। ठीक है, अब मैंने तीसरी चीज बताई कि इंक्रीज द ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर मतलब कि जिस चीज के ऊपर जितना चार्ज होगा उतना ही ऑक्सीडेशन नंबर होगी। इसमें क्या हो रहा है कि Fe2 पॉजिटिव, आप किसी चीज से मतलब कोई भी रिएक्शन करवाए तो इसमें क्या होगा कि Fe3 पॉजिटिव, अर्थात इंक्रीज द ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 2 थी और यहाँ पे क्या हो गया, 3 हो गई ऑक्सीडेशन नंबर। तो इंक्रीज द ऑक्सीडेशन नंबर क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। और नंबर 4 मैंने चीज बताई कि रिमूवल ऑफ
इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का निकलना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। तो इसमें क्या हो रहा है, इसी चीज को यहाँ समझ लें कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, अर्थात Fe2 पॉजिटिव था, इसने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया और Fe3 पॉजिटिव बना दिया, तो ये जस्ट अब क्रिया क्या हुई, ऑक्सीकरण, अर्थात रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा, ऑक्सीजन। अब जस्ट इसका रिवर्स इसको भी देख लेते हैं कि ऑक्सीजन का निकलना ही क्या कहलाता है, अपचयन। तो और हाइड्रोजन का जोड़ना ही क्या कहलाता है, अपचयन। और डिक्रीज द ऑक्सीडेशन नंबर, अपचयन, और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अपचयन। तो उदाहरण देखते हैं कि CuO प्लस कार्बन आपस में क्रिया करके Cu प्लस Cu में क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन क्या हुआ, निकल रहा है, और किससे जुड़ रहा है, कार्बन के साथ। जो कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है, कॉपर अलग हो गया, अर्थात कॉपर का क्या हो गया, अपचयन हो गया। अर्थात ऑक्सीजन जब निकल जाएगी, मतलब ऑक्सीजन का ह्रास हो जाएगा, तो क्या रह जाएगी, जी, अपचयन। और मैंने दूसरी चीज बताई थी, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। तो जस्ट इस वाले रिएक्शन में भी कि सल्फर प्लस हाइड्रोजन आपस में क्रिया करेगी, अर्थात सल्फर क्या हो रहा है, सल्फर के साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो वो चीज क्या कहलाएगी, अपचयन, अर्थात हाइड्रोजन सल्फाइड बन रहा है। और मैंने थर्ड चीज बताई, डिक्रीज द ऑक्सीडेशन नंबर, अर्थात Fe3 पॉजिटिव था, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन उसने क्या हुआ, ग्रहण कर लिया, तो एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही ग्रहण किया, इंक्रीज द ऑक्सीडेशन नंबर। मैं ये तीसरी चीज बता रहा हूँ अभी, जैसे कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का जोड़ना क्या कहलाता है, अपचयन। तो इलेक्ट्रॉन इसमें जुड़ रहा है एक इलेक्ट्रॉन, तो 3 से क्या हो गया, 2 हो गया, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, तो उसके बाद टोटल कितने इलेक्ट्रॉन बना, 2, अर्थात मतलब कि एक इसमें 3 पॉजिटिव है, एक इसमें एक निगेटिव है, तो ये 3 और 1 घट के 2 हो जाएंगे, अर्थात Fe2 पॉजिटिव बन जाएगा। और मैंने ये बताया कि डिक्रीज द ऑक्सीडेशन नंबर, अर्थात यहाँ पर क्या, कितनी ऑक्सीडेशन नंबर थी, 3, और बची कितनी, 2। तो इतनी बात समझ में आई। मैंने यहाँ बताया कि ऑक्सीकरण क्या है, अपचयन क्या। अब जब इस रिएक्शन क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन क्या है कि वह क्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों चीजें होती हैं। तो हम देख रहे हैं कि Cu प्लस H2 आपस में क्रिया करके Cu प्लस H2 बना रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि CuO, हमने देखा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन यहाँ पे Cu से निकल चुकी है, अर्थात जब निकल चुकी है तो उस चीज का क्या होगा, जब ऑक्सीजन का ह्रास होगा तो क्या चीज कहलाएगी, अपचयन। तो यहाँ पे Cu क्या हो गया, अपचयन। तो ठीक है, इतनी बात समझ। और हाइड्रोजन क्या हुआ, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गई, तो ऑक्सीजन का जुड़ना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। तो यहाँ हाइड्रोजन के क्या हुआ, ऑक्सीकरण। तो ये क्रिया पूरी क्या हुई, रेडॉक्स रिएक्शन, अर्थात वह क्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और ऑक्सीजन दोनों टाइप की क्रिया होती हैं, उसे कहते हैं ऑक्सीकरण, उसे कहते हैं रेडॉक्स क्रिया। दोस्तों, अब हम अगले टॉपिक के बारे में बात करना चाहते हैं, जो मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नंबर 1 है संक्षारण। संक्षारण होता क्या है, संक्षारण मैंने जैसे बताया कि जब कोई धातु अपने आसपास के वातावरण से संपर्क में आती है, जैसे कोई वस्तु रखी है, जैसे लोहा हुआ, तो जैसे कि आपके खुले वातावरण में रखा है, तो कुछ समय बाद ऐसा होता है कि उसमें कुछ जंग लग जाती है, तो वही सेम घटना क्या कहती है, संक्षारण कहलाती है। अर्थात जैसे कि जब कोई धातु अपने आसपास के वातावरण, आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आती है, तो उस धातु का संक्षारण कहलाता है, अर्थात जंग का लगना ही क्या है, एक प्रकार का संक्षारण है। उदाहरण के लिए जैसे देखते हैं कि चांदी के ऊपर काली परत चढ़ती है, जैसे कि चांदी अगर खुले वातावरण में रखी रहती है, तो चांदी के ऊपर जो काली परत चढ़ जाती है, उसे ये एक प्रकार का एक संक्षारण का उदाहरण है। तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना, तांबा भी जैसे आप देखते हो जनरल उदाहरणों में, जैसे घरेलू कामों में, कि तांबे के ऊपर भी हरी परत चढ़ जाती है। और लोहे के ऊपर ललमा युक्त, जैसे आप जानते हो ललमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ना, ये सब चीज। और ये चीजें मैं जो चीजें बता रहा हूँ, ये सब इसका पूरे टॉपिक का एकमात्र चीज है कि वो मैंने जो सक्रियता श्रेणी के आपके बारे में बताया, सब चीजों का ओवरऑल देखा जाए तो सब चीजों का वही है, सक्रियता श्रेणी आखिरकार ये हो कैसे रहा है। तो आप जितना भी चीजों को अगर टॉपिक वाइज अगर कॉन्सेप्चुअल समझोगे, तो अधिकतर अगर आप देखोगे, तो अगर आपने सक्रियता श्रेणी को अच्छी तरह ऑब्जर्व किया है कि ऊपर से
जब हम सक्रियता श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो मेटल की जो धातु की क्रियाशीलता है घटती है, और जब ऊपर नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो धातु की क्रियाशीलता बढ़ती है। जब ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो अधातु की क्रियाशीलता घटती है, सॉरी बढ़ती है। और जब ऊपर मतलब रिवर्स है सब दोनों चीज़ों का, धातु और अधातु का, ये सब चीज़ों का मतलब कारण भी सक्रियता श्रेणी है। जस्ट इसका दूसरा उदाहरण है कि विकृत गंधता है क्या। वैसे विकृत गंधता का एक मात्र ये है कि जैसे कि कोई खाद्य पदार्थ हो, जैसे अपन घरेलू कामों में देखते हैं कि घरेलू कामों की जैसे कि कोई वस्तु लंबे समय तक जैसे खाना न रखा रहता है तो उसमें कुछ विशेष प्रकार की गंध आती रहती है। इस चीज़ को सिर्फ क्या कहते हैं, विकृत गंधता। वसा युक्त या तेलीय खाद्य सामग्री, तेलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखी रहती है तो उसमें से कुछ विशेष प्रकार की गंध आने लगती है। इस घटना को विकृत गंधता कहते हैं। और इस चीज़ को बचने के लिए, जैसे कि मान के चलो जैसे कि कुरकुरा हो गया, तो उसमें पैकिंग होती है तो उसमें सब इस चीज़ का प्रयोग करते हैं, सोडियम बेंजोएट का। इसमें क्या होता है कि उसमें पॉलीथीन के अंदर सोडियम बेंजोएट मिला दिया जाता है, जिससे इस घटना से बचा जा सकता है विकृत गंधता से। नहीं तो ये नहीं किया होता तो ये चीज़ घटित हो जाती उसमें, अगर उसमें वो चीज़ें भरी ना होती। बस दोस्तों यही था कि जितना भी आई होप जितना भी समझ में आएगा आपको, और आगे का टॉपिक मैं इसके बाद लूँगा, जैसे कि आपको वो क्या कहते हैं उसको, बैलेंसिंग रिएक्शन होगी, और एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हैं, कल उसको आगे बढ़ाए जाएंगे। तो हमारे मतलब यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए जितना भी हो सके। इस चंद दिनों में इतना है कि आपको मैं इतना गारंटी कर सकता हूँ, अगर मुझे फॉलो किया आपने 90+ अंक आप साइंस में ला सकते हैं। इतना ही है। जय हिंद।